आगे बढ़ते हैं, एफआईज के और डीआईज के आंकड़ों की बातचीत करते हैं और उसके बाद हम निफ्टी पे और निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे। कल फिर से एफआईज की जो बिकवाली का जो आंकड़ा है डिम्पी, वो बढ़ गया है। 7,421 करोड़ रुपए का एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा है, जो कि लगातार हम घटते हुए ट्रेंड देख रहे थे। और अक्टूबर में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली स्ट्रेट अवे हो चुकी है। अगर हम लगातार देखें तो 80-85 हजार करोड़ रुपए बिकवाली हो गई है कैश मार्केट में। आप ही बताइए कि एफआई से क्या संकेत है? मतलब कभी लग रहा है कि शायद ये अब ये बिकवाली खत्म होने करीब है, लेकिन फिर से आंकड़े बढ़ के आ गए। क्या सेंटिमेंट थोड़ा सा कमजोर हुआ है? देखिए, कल की जो मार्केट की गिरावट थी वो थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा टूटा मार्केट। अभी आप जो ग्लोबल मार्केट के आंकड़े पढ़ रहे थे अभी, चाइना वाले स्पेशली, चलो मैं आपसे एक उल्टा जो क्वेश्चन पूछता हूँ और विंडो रखना। आपको एफआईज के नंबर में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि चाइना के ये जो ग्रोथ आंकड़े आ रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंडियन मार्केट के हिसाब से बताइएगा। डिम्पी, हमें तो एफआईज में ही इंटरेस्ट है, लेकिन ये है कि हाँ, वो फंड फ्लोज मूव निश्चित तौर पर चीन में ही कर रहे होंगे, इमर्जिंग मार्केट में, चूंकि चीन का वेटेज है। आप मेरे को बताइए, आपको ईरान और इजराइल वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अपने मार्केट के सपोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है? दोनों में इंटरेस्ट है। तो ये बात साफ हो गई है बस चीज़ें समझने से कि इंडियन मार्केट्स को 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली वो नोटिस कर रहा है। चाइना उसकी लिस्ट में सबसे पीछे है। उसकी लिस्ट में अगर कोई चीज़ सबसे आगे है वो है एफआईज का नंबर, और उसकी लिस्ट में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ईरान और इजराइल वाले मैटर्स में क्या हो रहा है। तीसरा भी आप खुद बता रहे थे कि अब अर्निंग्स का मैटर आ गया है मार्केट के अंदर। अब ग्लोबल मार्केट्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मैं इसमें 50% एग्री कर जाता हूँ, क्योंकि जो अर्निंग्स आ रही हैं वो सारी ग्लोबल से ही सरोकार रखती हुई आ रही हैं। तो मैं इस पे 50% एग्री होते हुए मैं तीनों पॉइंट्स को फिर से नोटिस करा देता हूँ। अगर 4-5 बड़े कारण मार्केट में जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक मार्केट का इस तरह का चलना, इस तरह का टूटना, इस तरह का मूड और माहौल बनना ये स्वाभाविक है। मेरे लिए कल का बाजार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज बजाय 124 पॉइंट निफ्टी के। ये तो कल ही तय हो गया था कि जब आपने एक ही दिन के अंदर 24,800 को टेस्ट कर दिया और बिना किसी बड़े रीज़न के आपने उस लेवल को तोड़ा ना। उसमें एफआईज घटा है। मैं चलो एफआईज के नंबर से ही शुरू कर देता हूँ, फिर मैं इसी इंपॉर्टेंट जो आंकड़े भी आप पढ़ रहे थे उसी को मैं जरा और सिंक्रोनाइज कर दूंगा इसे एफआईज नंबर्स के साथ में। एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, 33% पे लॉन्ग है। लेकिन 33% पे लॉन्ग होने के बावजूद भी कल एफआईज का कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल ज़्यादा खराब नहीं था। तीसरा, आईटी की कल क्लोजिंग अच्छी थी। अगर आप सारे बड़े शेयर स्पेशली इन्फोसिस वगैरह देखेंगे तो उनकी क्लोजिंग खराब नहीं थी। उसके बावजूद भी मार्केट ने 24,800 को डैमेज पहुंचाया और क्लोजिंग भी 24,800 के नीचे की। इसका मतलब मार्केट के अंदर कोई और चीज़ें भी हैं जो नोटिस हो रही हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ईरान इजराइल वाला मैटर, एफआईज का मैटर और अर्निंग में जब तक ताबड़तोड़ कुछ नहीं आता, इन 3 चीज़ों के अलावा ना देखिए कुछ भी। अभी जो देखेंगे वो आपकी आंखों में ब्लर करेगा, वो आपके चश्मे के अनुसार नहीं है। इस समय मार्केट किसी दूसरी चीज़ों से जूझ रहा है और उसको दूसरी चीज़ों से जूझते हुए ये चीज़ नोटिस करनी ही पड़ेंगी। अब आ जाते हैं जरा एक और इम्पॉर्टेंट नंबर्स पे। ना केवल एफआईज के होल्डिंग में किसी तरह का बदलाव हुआ, बल्कि रिटेल की होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही डीआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव है। यानी कि ये सब लोग समझ रहे हैं, मैं तीनों का बता रहा हूँ, ये तीनों ही पार्टी समझ रही हैं कि फ़िलहाल कुछ ना करने में ज़्यादा समझदारी है बजाय करने में। एफआईज ने भी माल बेचा नहीं है लॉन्ग साइड पे देखा जाए तो। वो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो एडजस्टमेंट्स होके सामने मेरे पास जो फाइनल फिगर आती है वो एडजस्टमेंट्स की है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग पोजीशंस में 33% बिना कोई बदलाव एफआईज का। प्रोड्यूसर साहब छाप दीजिएगा। रिटेल में 62% लॉन्ग पोजीशंस है रिटेल की बिना किसी बदलाव के। डीआईज की 38% लॉन्ग पोजीशंस है बिना किसी बदलाव के। तो तीनों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, जस की तस है। लेकिन फिर भी हमने क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक कर दिया। हमें ओवरनाइट जो चीज़ें आ रही हैं वो दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। और एक और चीज़, अर्निंग्स में ऐसा नहीं कि मार्केट को अर्निंग्स अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही, मार्केट को सब समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट रिएक्शन दे तो दे कैसे? जिससे देनी है चीज़ें वही तो एब्सेंट है। भाई मैंने कहा, आपने कहा मेरे को जूता और शर्ट बहुत पसंद है, मैंने कहा अच्छा ले लो फिर शर्ट।
आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो शर्ट मैं कहाँ से लूँ? भाई आपको पसंद है, सामने वाला बेचना चाहता है, आप लेना चाहते हो, आपके पॉकेट के अंदर भी है, लेकिन आपकी जेब में उतने पैसे उस समय नहीं है, तो आप खरीद नहीं पाओगे। एग्जैक्टली मार्केट की पोजीशन यही है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट आप खरीद नहीं पा रहे। खरीदेगा कौन? ये खरीदेगा एफआईज, ये खरीदेगा डीआईज। डीआईज ने तो कसम ही खा ली कि हम तो पैसा लगाएंगे ही नहीं। और अगर आप कैश मार्केट के डीआईज से नंबर से खुश हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उनका डिप्लॉयमेंट होता तो उनकी लॉन्ग पोजीशंस बड़े लेवल पे आती, वो फ्यूचर्स के अंदर नहीं आ रही। एक और चीज़ मैं आपको एफआईज के नंबर से बताता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे इन्फोसिस वगैरह के नंबर्स या फिर इससे पहले भी जो आईटी कंपनीज के नंबर आया, बैंक में आप जो कल पोजीशंस देख पाते, कल एचडीएफसी फिर से टूटा, ये अपने आप में बताने के लिए सफिशेंट है कि एफआईज का पैसा इंडिया के अंदर अभी नहीं आ रहा है, और ये चिंता की बात है। और कल जो चिंता की बात और हुई, जब ऑटो के जो कमेंट्री आई कि 5% की ग्रोथ रहेगी, कल आप देखो ऑटोस डेज लो पे बंद हुआ है। मार्केट में अगर एफआईज आएगा, पहले आईटी, दूसरा बैंक, तीसरा ऑटो पे आएगा, और तीनों के तीनों सेगमेंट्स कल के कमज़ोर हैं। रियल एस्टेट तो मैं जाता ही नहीं, उसमें तो अभी मैं गया ही नहीं, वो भी कल डेज लो बंद हुआ है। और वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, रियल एस्टेट के अंदर भी नुकसान उतना ही है जितना ऑटो के अंदर नुकसान हुआ है, परसेंटेज में अगर आप कैलकुलेट करेंगे। बट एनी हाउ, मैं सिर्फ इसी पे आके रोक देता हूँ अपनी बात को कि एफआईज, रिटेल और डीआईज के नंबर को आप बहुत क्लोजली वॉच करो। हमने कल भी बात बोली थी कि मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, मैं बोलूँगा अगर मेरे को इस समय मार्केट में चाहिए, वो एफआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई चाहिए। या तो आप ले आओ ना 20 पे, क्यों तड़पा के बाजार को इस तरह से खड़ा कर रहे हो आप? 33% से सीधा कर दो 25, हमें पता लग जाएगा कि आपको 20-5% और माल बेचना है, बस उसके बाद आप नहीं बेचोगे। खड़ा करके आप धीरे धीरे करके माल बेच रहे हो, ये दिक्कत है, और ये मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, निफ्टी पर आ जाते हैं। डिम्पी, जो नतीजे आ रहे हैं ना, उससे मतलब एक चिंता ये भी उभर रही, क्योंकि आप देखिए नेस्ले के नंबर कमज़ोर आए, ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली हमने देखी, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में कमज़ोरी रही, जो फाइनेंस वाले स्टॉक्स से श्रीराम फाइनेंस वो भी टूटा। कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन स्टोरी है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इकोनॉमी में एक छोटा सा डर पैदा हो रहा है, और इसके चलते शायद एफआईज दूर हो रहे होंगे। कल हमने देखा कि 225 अंकों की गिरावट निफ्टी में, निफ्टी बैंक की बात करें 525 अंकों के आसपास की गिरावट, बड़े शेयर भी टूटे हैं। क्या बाजार का जो सपोर्ट है अब वो नीचे चला गया है? और आज के लिए अगर किसी को शुरुआत करनी हो, बाय ऑन डिप्स करना है, या फिर वो थियरी भी काम नहीं करेगी, अब वेट एंड वॉच वाला समय आ गया है? मैं इसकी ना हफ्ते से स्टार्टिंग से शुरुआत करता हूं। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार। हफ्ते का सोमवार का जो दिन था, आप 25,200 पे थे, आप 25,200 पे थे। अब हम 24,800 पे भी नहीं हैं इस हफ्ते के अंदर। इस हफ्ते के अंदर के एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा घटी हैं। मैं बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा नहीं घटी हैं, लेकिन सेंटिमेंटली आप वीक होते जा रहे हो। आपको खरीदना ही नहीं है, आपको खरीदारी करनी ही नहीं है। और दूसरा, अगर खरीदारी कर भी रहे हो तो आप सिर्फ सौदों को बचा रहे हो। और दूसरा, जैसे थोड़ा मार्केट चल रहा है ना, तो एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे थोड़ा मार्केट चलता है तो रिटेल अपना माल काट रहा है, वो छोड़ता भी है। मार्केट में सप्लाई भी बहुत आती है। अगर सप्लाई नहीं होती ना तो 25,200 बचा रहता, वो टूटता ही नहीं, वो आगे ऊपर चला जाता। और ये जो छोटी मोटी चीज़ है, मैं इसको वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटी मोटी चीज़, कंडीशन अप्लाई, जो अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स हम पहली बार इस तरह की दिक्कत नहीं देख रहे हैं। आज से कंजम्पशन करीब 1 साल पहले इसी सितंबर मंथ में पिछले बार भी आई थी, पिछले साल भी आई थी। सृष्टि हमारी को एंकर हैं, वो तो देखती होंगी ऑटोस को। जो पिछले साल भी क्वेश्चन उठा था जब इन्वेंट्री की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिवाली से ठीक पहले, तो फिर बहुत सारे मॉडल्स आए थे, तो पिछली बार भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो लेकिन पिछली बार और अब की बार में बाजार देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहने का मेरे सिर्फ मतलब यही है कि बाजार के लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन बाजार को जो चीज़ चाहिए वो एब्सेंट है। बाजार को कॉन्फिडेंस चाहिए बड़े लोगों का, वो एब्सेंट है। मैं आपको बताऊं, आप सारे काम कर सकते हो, आपकी पूरी टीम सारा काम कर सकती है, लेकिन लीडर तो हो। अरे लीडर ही नहीं है तो बताएगा कौन क्या खरीदना है, क्या बेचना है? वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? जहां तीर लग रहा है वहां तीर मारे जा रहे हो। मार्केट के अंदर लग गया निशाने पर तो वाह वाह, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जब एक समग्रता में काम होगा ना मार्केट के अंदर, तभी बाजार ऊपर आएगा। और मैंने बताऊं, मेरे को आज का जो 114 पॉइंट है, मेरे को इसका कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे को कल की क्लोजिंग की फिक्र थी
जब बाजार ने 24,800 के नीचे क्लोज किया। और आपने मेरे मुंह से कई बार 24,800 की इंपॉर्टेंस सुनी होगी कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, मार्केट को किसी भी तरह से इस लेवल को बचाना होगा। मैं आज फिर से लेवल्स पे आके रुक जाता हूं। 24,800 को रिपेयर करो, मार्केट आपको रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। 24,800 को रिपेयर नहीं करोगे, मार्केट पनिशमेंट देने के लिए भी तैयार है। इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। अपने मेंटली अपने आप को फिक्स करके रखो, अपनी पोजीशंस को लाइट रखो, लैब ट्रेड करो, बड़ी पोजीशंस ना बनाओ, जो बाजार कह रहा है उसको मान जाओ। ये इसमें काफ़ी हद तक मैं भी अपने आप को बोल रहा हूं, क्योंकि हम भी ये मानते थे कि 24,800 के नीचे बाजार नहीं जाएगा इस सर्कमस्टांसिस में, लेकिन मार्केट ने दिखा दिया कि मैं जा सकता हूं नीचे। तो जो मार्केट कह रहा है उसको मानना सीख जाओ। और दूसरा, आज शुक्रवार का दिन है, मेरे को लगता है आज जो डिसाइसिव डे होगा, आज अगर आप 24,800 के ऊपर बंद करके गए हो, आप मेरे से लिखवा लीजिए, मैं कोरे कागज पे लिखने के लिए तैयार हूं, मंडे से आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है। अगर आज मार्केट 24,800 और 800 के ऊपर थोड़ा और क्लोज करके जाए, और अगर आज 24,800 और 800 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता, तो मंडे का मेरे को भी पता नहीं है कि क्या होगा। ठीक, तो मैं आपको लेवल्स के साथ। अच्छा, ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा ध्यान रखें, पुट्स के अंदर एबनॉर्मल गेन आया हुआ है, कॉल्स के अंदर एबनॉर्मल फॉल हुआ हुआ है। आज फ्राइडे का सेशन है, आप बहुत सोच समझ के देख के ट्रेड कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, देखो अपॉर्चुनिटी लॉस तो है शॉर्ट की, हमने तो आपको नहीं कराया, हम तो आपको 24,800 के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे। अब 24,800 भी कल गया, तो अभी हम आपको रोक देते हैं। जब तक 24,800 नहीं आता, हमारी तरफ से कोई सौदा प्लस नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। 24,800 ले आओ, हमारी तरफ से इनाम पा जाओ, वैसे वाला मामला है। अभी देखते हैं क्या होता है आज मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो सपोर्ट लेवल्स हैं उसको होल्ड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंडे से अगर आज सपोर्ट लेवल्स होल्ड करते हैं तो शायद एक रिकवरी हमें देखने को मिले। पर डिम्पी, क्या ये सिमिलर व्यू निफ्टी बैंक पे भी होगा? क्योंकि कल भी हमने देखा 500 अंकों की वहाँ पे भी गिरावट थी और कोई भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के भी संकेत नहीं थे। ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक को और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे? देखिए, निफ्टी बैंक के साथ भी यही हुआ। अब आप देखो, जब आप ऊपर गए थे, शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, तो आपने एक ही दिन के अंदर 24,800 फिर 25,000 भी देखा। इस तरह से चलते थे आप। वो एक पुल बैक का ट्रेड था, शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड था। शॉर्ट कवरिंग की एक मर्यादा होती है, वो आपको एक जगह पर ला के खड़ा करके लॉन्च तो करवा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकती। मैंने कई बार आपको शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट्स से बताया। दूसरा, कल मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बताया था कि प्रेशर ही नहीं है मार्केट के अंदर, चलेगा कैसे। कल आपने गैप अप किया था, अगर आपको नहीं याद हो तो सबको, कल मार्केट ने गैप अप किया था। उसके बावजूद ना केवल गैप्स को छोड़ा, बल्कि डेज लो पे जाके क्लोजिंग करवाई। और डेज लो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 24,800 के नीचे आपने क्लोजिंग करवा दी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते थे? वीक है, अच्छा वीक है, मैसेज देना चाहते थे। सुबह सुबह स्क्रीन लाल है, 115 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रहा है आपको। हाँ, अब आ जाते हैं जरा बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी ने कल 51,500, 51,200 एक ही दिन के अंदर एक लेवल को तोड़ा, एक को टेस्ट किया, किसी वजह से 51,200 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है कि समग्रता नहीं आ रही है। चार ही बड़े बैंक है, चारों में ही आपस में समन्वय नहीं हो रहा है। आप ये सोच के देखो, चार बड़े बैंक कौन से? कोटक, आईसीआईसीआई, इंडसन और साथ ही एचडीएफसी बैंक। ये चार बड़े बैंकों को एक कॉर्नर में, एक कमरे में बिठाना भी बड़ा भारी हो रहा है। इन दोनों की आपस में फाइट है। तो ये जब तक ये सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, क्या बैंक निफ्टी बड़ा मूव दे सकता है? प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं क्या? यस, चांसेस बहुत है। मार्केट ने जो लेवल्स मेंटेन किए थे जिसको सपोर्ट, जैसे 51,000 इसका, 24,800 बैंक निफ्टी का, ये कोई ऐसे हल्के फुल्के में नहीं मेंटेन किया था। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मार्केट को, और 2-3 दिन पूरा शॉर्ट कवरिंग करवानी पड़ी, जबरदस्ती करवानी पड़ी। क्या ईरान और इजराइल का वॉर नहीं चल रहा था? चल रहा था। क्या चाइना वाली डाटा नहीं थे? डाटा थे, वो सब कुछ था। एफआईएस की बिकवाली भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग का हाथ पकड़ा और आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग पोजीशंस नहीं आई। मैं इसका काफ़ी हद तक मेरे को बोलने में कोई संदेह नहीं है। कल हो सकता है मेरे को टीवी पे बैन भी कर दिया जाए। मैं डीआई से एक रिक्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड वालों से, आपको अगर मार्केट के अंदर कोई दिक्कत है ना, आप खुले मंच पे आके बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है मार्केट्स में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप खुले मंच से बोलो ना, आपको वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। ये एफआईएस के हाथ में बाजार क्यों है? एफआईएस 4-10% खरीदता है, आप भागे भागे दौड़ते हो। एफआईएस 10% बेचता है, भागे भागे टूट जाते हो। ऐसा क्यों? क्या आपके मार्केट को स्ट्रांग करने का आपके पास जिम्मेवारी नहीं है?
ये जिम्मेवारी आपकी बहुत बड़ी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी नहीं है, एंकर्स की जिम्मेवारी नहीं है, टीवी चैनल्स की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप फंड्स लेके बैठे हो तो आप डिप्लॉयमेंट करवाओ, डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते रीजन खुले मंच पे प्लेटफॉर्म पे बताओ कि ये वजह हम पैसा नहीं डालेंगे मार्केट के अंदर। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या रिटेल बेचारा मरता रहेगा, 24,800 देखता रहेगा, 24,800 उसकी आंखों के सामने से टूटेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। रिटेल को मारने के लिए बैठे तो फिर अलग बात है, तो फिर अलग ही बात है। तो ये पॉइंट्स मैं ज़रूर नोटिस कराना चाहूँगा। हो सकता है इस बात को सुन के मेरे सीनियर्स मेरे से कहें कल से आप टीवी पे नहीं आओ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाला। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। 51,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, 51,800 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। जब तक रेजिस्टेंस पार नहीं होगा बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। 51,800 52,000 इन दोनों को पार करो, जरूर करो पार, और कैसे भी करके पार कराओ, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं बहुत क्रूशियल जंक्शन पे है मार्केट खड़ा है। यहाँ से अगर फिसलने पे और आया ना तो आपको पता ही नहीं खाई कितनी गहरी है, और मेरे को भी नहीं पता खाई कितनी गहरी है, हम कहाँ तक चले जाएंगे हमको आइडिया ही नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, हम 23,000 भी पहुँच जाए, ये मैं आपको डराने वाले लेवल नहीं बोल रहा, लेकिन दिखता है स्क्रीन पर, वो डाटा से नोटिस हो रहा है। अभी भी एफआईज आए तो 13% और माल बेच सकते हैं, 20% और माल बेच सकते हैं इंडिया के अंदर। 20% में तो आपके 500 पॉइंट निफ्टी छोड़ देंगे। वो थोड़ा सा देख के चलने की जरूरत है इस समय मार्केट में। मैं फिर से लेवल्स क्लियर कर देता हूँ बैंक निफ्टी के। 51,000 50,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और अगर पुल बैक आएगा तो पहले 51,800 को पार करना ही होगा।